हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े थे सारे के सारे। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है। लेट अस सपोज एफ जेड, हमें एक फंक्शन दिया है जो किस तरीके से जेड इक्वल टू आई पे 0 वैल्यू दे रहा है और नॉट इक्वल टू आई पे एट जेड स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, देन लिमिट निकालनी है जेड टेंस टू आई एफ जेड हमें फाइंड करना है। तो देखिए एट आई पे फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं लिमिट फाइंड, वो भी देख लेते हैं। अगर बात करूं लिमिट की तो आपको पता होगा कि z इक्वल टू आई पे लिमिट फाइंड करनी है, मतलब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है और जो वैल्यू आएगी वही उसकी लिमिट कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें फंक्शन जो दिया है वो एफ जेड दिया है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से कि एफ जेड इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जेड स्क्वायर दे रहा है। वो कब? जब जेड की वैल्यू नहीं होती इक्वल आई के, और जब जेड इज इक्वल टू आई होता है तब वैल्यू आती है 0। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप लोगों को इस तरीके से करना पड़ता है। लिमिट जेड टेंस टू आई माइनस की बात करते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं एफ जेड, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए एच वेरिएबल आ गया तो फंक्शन में भी एफ। अब ध्यान दीजिएगा जेड की जगह, ध्यान दीजिएगा जेड की जगह क्या आ जाता है? आई आ जाता है। आई माइनस एच, इस तरीके का फंक्शन आ जाता है। ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो जो भी होगा जेड टेंस टू ए बोलते हैं, वैसे तो ए माइनस होता है। यहाँ पर आई है तो जेड टेंस टू आई माइनस एफ जेड, और जब एच पे टेंस करता है, एच टेंस टू 0 करते हैं तो एफ जेड माइनस एच होता है। जेड की जगह आ गया आई, तो आई माइनस एच। अब देखिए फंक्शन में देखना है फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। अब फंक्शन ये बताया था कि अगर जेड की वैल्यू आई नहीं होगी तो जेड स्क्वायर वाला रूल लगेगा, और जेड इक्वल टू आई होगा तो 0 वाला रूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? आई माइनस एच, मतलब आई से कम है। आई से कम है तो फंक्शन मतलब आई नहीं है। आई से कम का एच कोई न छोटी सी वैल्यूज हो सकती है, तो आई से कम है, इट मीन्स ये वाला फंक्शन लगने वाला है। एफ जेड कैसा रूल करने वाला है? जेड स्क्वायर की तरह। मतलब एफ जेड मतलब अंदर जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर। तो जो अंदर एफ अंदर जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 और किसका स्क्वायर? आई माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या करा मैंने? बाय दिस फंक्शन से। कैसे? दो चीजें देखी मैंने। पहले मैंने देखा फंक्शन के अंदर जो है वो आई के बराबर है या छोटा है, कैसा है। मैंने देखा आई माइनस एच, मतलब आई में से कुछ कम हो रहा, तो आई नहीं है। तो आई नहीं है तो मतलब ये वाला लगेगा। इस वाले को कैसे लगेगा कि जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर होता है, तो इसके फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब एच की वैल्यू टेंस कर दूंगा यहाँ पर 0, तो आई माइनस 0 आई स्क्वायर, तो फंक्शन आ जाएगा आई स्क्वायर। लिमिट आ जाएगी और आई स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? -1। तो ये आ गई आपकी क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, सेम इस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। किस तरीके से निकलेगी? लिमिट जेड टेंस टू आई प्लस, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल डिटो सेम चीज चलेगी। आई माइनस था या आई प्लस, सेम चीज एफ जेड। इसके बाद जब एच की इन्वॉल्वेशन आती है कि लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाता है एफ आई जेड की जगह आई प्लस एच। ठीक, फिर बिल्कुल उसी तरह से आई प्लस एच, मतलब आई से थोड़ा सा ज्यादा है, आई नहीं है ये वाला, तो वेरिएबल का स्क्वायर, और यहाँ वेरिएबल क्या है? आई प्लस एच। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 आई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, बाय दिस रूल। फिर क्या करेंगे? एच की जगह 0 रखेंगे तो आई प्लस 0 आई का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1।
तो आपकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, -1। तो ऐसा कहते हैं कि लिमिट जो थी हमारी z टेंस टू i एफ जेड वो किसके बराबर होती है, लिमिट z टेंस टू i माइनस एफ जेड के इजिकल टू लिमिट z टेंस टू i प्लस एफ जेड के। मतलब जो राइट हैंड लिमिट होती है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, वही राइट हैंड लिमिट अगर आ जाए और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट z टेंस टू i एफ जेड, और वो क्या आई है, -1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया है। और अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो हमारा आंसर आता है बी। सिंपल था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट दिया है क्या, 12th क्वेश्चन है, लेट अस सपोज एफ जेड इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम फंक्शन दिया है, बिल्कुल सर ने क्या सेम क्वेश्चन उतार दिया क्या, लेट अस सपोज एफ जेड दिस वन, देन ध्यान दीजिएगा यहां तक सब चीज सेम है, देन एट z इज इक्वल टू आई फंक्शन इज, क्या कहा है कि ये फंक्शन है, ये z इज इक्वल टू आई में फंक्शन कैसा है। मतलब अभी तक लिमिट मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि लिमिट एक वैल्यू होती है और ये पूछ रहा है z इज इक्वल टू आई में फंक्शन कैसा है। फंक्शन है क्या, कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है, कांट से कुछ नहीं कह सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं नेचर की बात कर रहा है। तो कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी की भी अगर मैं बात करूं, वो भी बिल्कुल यहीं से बिलोंग करती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड क्या बोला मैंने, फॉर कंटिन्यूअस या फॉर कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, कंटिन्यूटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू अगर सेम आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो हमारी सेम आ गई, क्या, -1। अगर जिस पॉइंट पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, किस पे कर रहे हैं, आई पे कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू भी वही आ जाए जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आई, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब देख लेते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आई -1, तो क्या फंक्शन की इस आई पॉइंट पे, मतलब एफ आई, क्या बोला मैंने, ये फंक्शन की एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आई, जेड की जगह अगर आई रखूं तो जो एफ आई है वो क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पे, जेड इज इक्वल टू आई पे क्या आ रही वैल्यू, 0, तो एफ आई की वैल्यू आ रही 0, बट ये लेफ्ट हैंड लिमिट एफ आई की वैल्यू क्या आ रही 0, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा, -1। तो मिस्टेक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो हमारी -1 आ रही, पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। इट मीन्स भाई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट तो सेम है, बट नॉट इक्वल टू एफ आई, ये सेम नहीं है। इट मीन्स फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, ऐसा भी लिखते हैं शॉर्ट में, नॉट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर -1 होता ना अगर इसकी जगह, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे हमारे। तो इसी तरीके से आपको हर में जब भी लिमिट निकालनी पड़ेगी, जब भी आपको फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखनी है, दोनों सेम आ जाए तो वही फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे हमने लिमिट चेक करी है उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ जाए, तीनों चीज सेम आ जाए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड। अब आप इस बात को देखिए, ऑल जेड बोल दिया, मतलब पहले तक फंक्शन क्या होता था, पहले तक फंक्शन इस तरह से दिया था कि जेड स्क्वायर होता था जेड नॉट इक्वल टू आई के लिए, और जेड इक्वल टू आई के लिए 0 होता था। बट अब फंक्शन पूरा का पूरा ओपन कर दिया है, किस तरीके से, हर जेड के लिए, फॉर ऑल जेड के लिए फंक्शन जेड स्क्वायर
रीड किया जाएगा। अब पूछा है देन अब क्या होगा z इक्वल टू i में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, कैसा होगा, बिहेव कैसा रखेगा नेचर। तो हमने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो पिछले तरीके से निकालेंगे -1 आएगी, पर अगर पॉइंट की बात करें z इक्वल टू i में तो z की जगह i रखेंगे तो क्या हो जाएगा i का स्क्वायर -1। तो देखिए पॉइंट पे भी वैल्यू सेम आ गई, तो इट मीन्स मैंने ये मुजबानी बताया क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। तो अब i में भी फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड में भी सेम, राइट हैंड में भी सेम और पॉइंट पे भी -1, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो देख रहे होंगे फंक्शन ने थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करी, वहां से वहां नेचर चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट रीजन, कौन सा फंक्शन इनमें हर एक रीजन में कंटिन्यूअस है। तो देखिए एक बात और मैं बता दूं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब हमेशा कंटिन्यूटी रखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस क्योंकि डिफाइन है एवरीवेयर। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ध्यान रखेंगे। e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, साइन z cos z इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस है तीनों की तीनों। इवन कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक, तो ये कुछ फंक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी तरफ से क्या, कि सारे के सारे जो फंक्शन है ऑल ऑफ दीज आर कंटिन्यूअस एवरी फाइनाइट रीजन, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस है हर जगह। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन में है। इफ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस इन क्लोज एंड बाउंडेड रीजन देन इट इज, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज एंड बाउंडेड रीजन में तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो है साथ में बाउंडेड रीजन पे, मतलब अपर बाउंड उसका फिक्स है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 16। द वैल्यू ऑफ e की पावर z मॉड, तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो वैल्यू पूछी है किसकी, e की पावर मॉड z की। तो देखिए इसको हम e की पावर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपसे मैं बोलूं z को लिख सकता हूं x प्लस आई वाई, क्या मैं सही लिख रहा हूं, देखिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e की पावर x इंटू e की पावर आईटा वाई, भाई प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है। अब इसको हम मॉडुलस से e की पावर x इंटू e की पावर आईटा वाई, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, इतना आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसको देखिए, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फिर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले e की पावर आईटा वाई की, ठीक, फिर उसका मॉड लेंगे। चलो पहले ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए e की पावर आईटा वाई को लिखते हैं क्या, cos y प्लस आईटा साइन y, ये फॉर्मूला होता है e की पावर आई थीटा का। ठीक, e की पावर आई थीटा इजकल टू कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ये होता है। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता है कैसे होता है, अंडर रूट एक्स जो ये रियल पार्ट है इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, साइन वाई, आई नहीं होता है केवल साइन वाई, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो अंडर रूट के अंदर 1 इट मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसी तरह से e की पावर x का मॉडुलस कर लेते हैं हम। अब देखिए e की पावर x को तो कुछ ओपन ही नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, तो मतलब रियल पार्ट ही है सारा, आइटा मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूं तो रियल पार्ट हो गया e की पावर x का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट नहीं है 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर x का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या आया e की पावर x, तो इसका मॉडुलस आया e की पावर x। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू अब हमें रखनी है कहाँ पर, यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर z क्या हो जाएगी, अब हमारे जो क्वेश्चन था तो वो हो जाएगा इसकी जगह तो रखना है हमने e की पावर x इंटू इसकी जगह 1, तो क्या आया e की पावर x, ये हमारा आ गया आंसर। देखते हैं कौन सा
ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल था। चलिए सेम 17 क्वेश्चन को कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है 17 भी, आपको काफी बेसिक चीजें पता चलेगी यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, देखते हैं। वो बोल रहा है वैल्यू निकालनी है e की पावर z प्लस 2n पाई आइटा। चलिए बिल्कुल सही, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको वैसे ही ब्रेक करना है, z इंटू ई की पावर 2n पाई आइटा। ठीक है, e की पावर z को तो आप ऐसा ही रहने दीजिए, इसको देखिए फिर वही e की पावर आइटा थीटा, ये थीटा का काम करेगा 2n पाई, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2n पाई, थीटा का काम कर रहा है, प्लस आइटा साइन 2n पाई। ध्यान रहे हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, e की पावर आइटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आप ध्यान दीजिए, कॉस n पाई और यहाँ साइन 2n पाई ये चीजें हैं। तो देखिए आपको पता है साइन n पाई या 2n पाई ऑलवेज जीरो, भाई साइन n पाई जीरो होता है, तो ये तो पार्ट हो गया जीरो। तो बचा क्या, e की पावर z इंटू कॉस 2n पाई, ये बचा, क्योंकि ये साइन n पाई तो जीरो होता है भाई, हमें पता है साइन n पाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ n की जगह 2n है, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चला। इसके बाद इसका फॉर्मूला पता है, e की पावर z इंटू कॉस 2n पाई का फॉर्मूला होता है -1 की पावर 2n, जितना कॉस, जैसे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। अब यहाँ n की जगह क्या था 2n। अब देखिए ये इवन पावर होगी, तो -1 की कभी भी इवन पावर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो e की पावर z इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर e की पावर z है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से एक हिंट और है आपके लिए, अगर यहाँ पर e की पावर z प्लस 3n पाई i होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखिए इसी तरीके से ब्रेक करते, इंटू e की पावर 3n पाई i, और इसको फॉर्मूला खोलते कॉस 3n पाई i प्लस आइटा साइन, सॉरी ये i नहीं लगना था, थीटा आएगा केवल, साइन 3n पाई। अब देखिए ये साइन n पाई तो जीरो हो जाता, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जानी थी। इसको क्या लिखते भाई, e की पावर z आएगा साथ में, और ये हो जाता है क्या -1 की पावर 3n। अब कैसी पावर है भाई ऑड पावर है या इवन पावर है, कुछ भी हो सकता है भाई। 3n का मतलब है भाई n बराबर 1 हो गया तो क्या हो गया, n बराबर 1 हो गया तो -1 की पावर 3, n बराबर 2 हो गया तो -1 की पावर 6, मतलब इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। तो मतलब अब इसके आंसर दो तरीके से हो सकते हैं, e की पावर z भी या -e की पावर z भी, तो वो डिपेंड करेगा n पे। तो अगर n इवन हुआ तो ये आएगा, अगर ऑड हुआ तो ये आएगा, उल्टा बोल दिया। ठीक है, आप समझ जाएंगे इसको। तो इस तरीके से ये भी पता रहना चाहिए कि अगर थोड़ा सा चेंज करेगा तो हमें तैयार रहना है हर चीज के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जीरोज ऑफ साइन z, बिल्कुल साइन z के जीरो। तो ये भी अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज बहुत ज्यादा। साइन z, और सॉरी मैं अभी शायद यहाँ पर वो नहीं लिख पाया कि ये कौन कौन से ईयर से मैंने उठाए थे क्वेश्चन, मैंने क्योंकि इतने सारे पेपर हो गए हैं और अलग अलग पेपरों से ये क्वेश्चन अरेंज करने में ये पूरी चीजें नहीं लिख पाते हैं। तो ध्यान रहेगा कि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि मैं पेपर है मेरे पास काफी सारे, करीबन 15 साल के पेपर अरेंज हुए हैं काफी मुश्किल से, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन क्योंकि बुक में है नहीं, अगर आप भी अपनी बुक में देखेंगे ना तो एमसीक्यू नहीं है ये, वहां पर केवल थ्योरी दी है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में जब से एमसीक्यू एंड हुए हैं तब से एमसीक्यू देता ही नहीं है बुक में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, साइन जेड के जीरोज बताने हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं,
साइन जेड के 0। अब आपको देखिए साइन जेड का एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं, साइन जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अब अपॉन 2i। अब ये ना पूछिए जी का ये आया कहाँ से, बता दो भाई, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा, दोनों को भाई माइनस करने के बाद साइन जेड आता है। तो ये कुछ इस तरीके से है फॉर्मूला। अगर नहीं आता फॉर्मूला तो भाई आपको प्रूफ भी करके दे देते हैं हम। जैसे चलिए देखिए प्रूफ भी यहीं कर देते हैं। अगर मैं साइड में अगर प्रूफ करूं तो ये यहाँ से आया, ई की पावर आईटा जेड को हम लिखते हैं कॉस जेड प्लस आईटा साइन जेड, ठीक है। और इसी तरीके से ई की पावर माइनस आई जेड को लिखते हैं माइनस को लिखते हैं कॉस जेड, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाता है, माइनस आई साइन जेड, ये साइन है, ठीक है। अब जब मैं इनको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये बन जाएगा क्या 2i साइन जेड। तो देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में ये आया, तो भाई सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2i करा तो सीधे साइन जेड, अपॉन 2i करा सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो क्या आ गया साइन जेड। तो ये कोई फॉर्मूला ऐसा ना कहे कि सर ने अपनी तरफ से लिख दिया, ये फॉर्मूला है। अब बात जिसकी हमारे क्वेश्चन में पूछी है जीरोस। अब आपको पता है आप 10th स्टैंडर्ड से करके आए हैं, जब भाई किस जीरोस मतलब रूट निकालने हैं। तो देखिए रूट का क्या फंडा है, रूट में आपने देखा होगा भाई जब किसी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते थे रूट आते थे। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको भी इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i इक्वल टू 0। रूट तभी तो जेड की वैल्यू तभी निकल पाएगी। साइन जेड को ये लिखा और इसको इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें निकालना है फॉर फाइंडिंग जीरोस, ठीक है। तो देखिए 2i यहां से जाके कैंसिल हो जाएगा, मतलब इंटू 0 0 ही हो जाएगा, माइनस ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू 0 माइनस ये इधर जाएगा ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आई जेड, ये माइनस वाले इधर गया प्लस, इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर आई जेड। ये इधर जाके प्रोडक्ट हो जाएगा, ई की मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी 2i जेड इज इक्वल टू 1। ओहो ये तो आंसर आ गया आपका। क्या कि सर दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम, चलिए इसे। एक तरीका कि भाई आप इस तरीके से देख लें कि सर ई की पावर आईटा थीटा, थीटा क्या है 2z, तो ये हो जाएगा cos 2z प्लस आईटा साइन 2z, उसकी वैल्यू क्या आई है 1। अब आप थोड़ी बात देखिए, इस पूरे की वैल्यू 1 मतलब रियल है, इमेजिनरी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईटा नहीं जुड़ रहा है। इट मीन्स आईटा नहीं जुड़ रहा है मतलब आईटा खत्म हुआ है, खत्म हुआ है का मतलब ये आई वाला इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ है 0 हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो क्या बचा, रियल पार्ट बचा। तो सारे रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल होंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से होंगे तो वो क्या है फाइंड, अगर रूट फाइंड करना है, अगर नेचर फाइंड करना है, नेचर तो सारे कैसे होंगे रियल होंगे, क्योंकि इमेजिनरी 0 हो जाएगा, केवल ओनली रियल होंगे, ठीक है। अगर फाइंड करने कौन कौन से होंगे उसके लिए भी बता सकते हैं, ये वाला रूट है e की पावर 2i जेड इज इक्वल टू 1 आया। अब 1 को आप पता होना चाहिए, 1 को यूं भी लिख सकते हैं e की पावर 2n पाई i, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये सर ये कहाँ से लिख दिया आपने 1 को, इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसे खोलूंगा कि cos, देखिए e की पावर आईटा ये थीटा, e की पावर आईटा ये थीटा, कौन थीटा 2n पाई, तो 2n पाई प्लस आईटा साइन 2n पाई। और आपको पता है साइन 2n पाई ये तो 0 होने वाला है, क्योंकि साइन n थीटा 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट -1 की पावर 2n, और क्या आने वाला है 1। तो
इसलिए मैंने 1 को लिखा e⁻²n पाई। ये भी पता होना चाहिए। या सर आपको कैसे पता चला कि यही लिखना है? क्योंकि मुझे ये पता है कि e का जो पीरियड होता है वो कितने पीरियड होता है, 2 का पीरियड होता है, 2n पाई इस तरीके से रोटेट करता है, इसलिए 1 आता रहता है बार बार। ठीक है, तो ये वहां से हमने अज्यूम किया है। तो अब देखिए मैं अगर दोनों की कंपैरिजन करूं, दोनों का देखिए i से i कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कहीं ना कहीं z बराबर क्या आ रहा, z बराबर n पाई आ रहा। तो मतलब z की वैल्यूज आ गई, z इज इक्वल टू होगा क्या, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। इस तरीके से ये सारे जो होंगे क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। किसके, रूट्स ऑफ साइन z। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू पे साइन 0 आएगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी साइन के रूट्स की। तो सारे के सारे रियल हैं। नेचर बता दिया क्यों है रियल, क्योंकि सर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी 1 आएगा। ठीक है नहीं भाई, इमेजिनरी पार्ट अगर कुछ यहाँ साइन की वैल्यू कुछ भी आ गई, 1 2 3 4 पॉइंट पे कुछ भी आ गई, तो यहाँ आइटा मौजूद हो जाएगा ना। पर आइटा की तो प्रेजेंस हटी है ना, केवल 1 आ रहा है दूसरी तरफ। तो 1 तभी आएगा जब आई वाला 0 होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्योरली रियल। तो सारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, द फंक्शन e⁻z इज, आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन अभी हमने करा था, ऐसा फंक्शन कैसा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो सिंपल था, ये तो कुछ लॉजिक ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन f(z) इज इक्वल टू दिया है xy प्लस आइटा y इज। अब ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिसकंटिन्यूअस, बाउंडेड, नन ऑफ दिस। अब देखिए मैंने आपको थोड़े पहले ही हमने पढ़ा था कि फंक्शन में देखिए एक्स वाई ये रियल पार्ट है, आइटा मौजूद है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आपको क्या, आपको ये नहीं दिख रहा है एक्स वाई दोनों कैसे हैं भाई, एक्स इंटू वाई वेरिएबल लीनियर पावर में है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल है। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो देखिए रियल पार्ट भी कंटिन्यूअस, इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूअस। इट मीन्स जो फंक्शन बन रहा है यहाँ से वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंपल बात थी क्या, कि रियल पार्ट भी सर कंटिन्यूअस है, इमेजिनरी पार्ट भाई y इज अ वेरिएबल। ठीक है, इसे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, बोथ आर पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, देन इट्स बिकम अ फंक्शन f(z) इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सिंपल मुजबानी आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है कि कौन सा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं, कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगा। साइन z ऑलवेज कंटिन्यूअस पता है, कॉस z ऑलवेज कंटिन्यूअस, टेन z की बात करें, टेन z होता है साइन z अपॉन कॉस z। बिल्कुल सही, यस सर। बट डिसकंटिन्यूअस वेयर, एट z इक्वल टू 0। बिल्कुल सर 0। तो देखिए 0 पे आपको ये देखना है कहीं फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइन तो नहीं है। अनडिफाइन मतलब वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो डिफाइन है, अगर वैल्यू नहीं दे रहा है तो भाई वो डिफाइन ही नहीं है। तो अब आपने देखा है z इक्वल टू 0 की बात करें तो भाई साइन 0 0, कॉस 0 1 मतलब 0। फंक्शन डिफाइन है तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो टेन z इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। कब बोला मैंने, ऑलवेज नहीं बोला मैंने, ऑल्सो बोला एट z इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अगर कोई दूसरी वैल्यूज करूं तो जरूरी नहीं है, मे भी पॉसिबल है टेन z किसी अदर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस कौन होते हैं, साइन और कॉस। ठीक है, ये कुछ इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है। फिलहाल z इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज मैंने वैल्यू बता दी, डिफाइन वैल्यूज आ रही है। बट 1/0 रखेंगे तो इन्फिनिटी। अब तो ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, नॉट डिफाइन होता है ना इन्फिनिटी का मतलब, तो फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और क्योंकि हमें पता लगाना था डिसकंटिन्यूअस, तो हमने सीधे 1/z पे लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को कर रहे हैं। तो देखिए 22 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिमिट निकालनी है एट z इक्वल टू 0 पर।
ठीक, अब ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है आज का। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दो तरीके से चलने वाले हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 है और इसको दो तरीके से क्यों चल रहे हैं, इसमें 2 बार 2 आ रहे हैं। ठीक है, जोक था। ठीक है, आगे देखेंगे। अब एक शॉर्ट मेथड पढ़ते हैं इसका पहले कि शॉर्ट मेथड क्या है, और फिर इसमें इसी के साथ साथ एक पढ़ेंगे इसका लॉन्ग, या जिसे बोलेंगे कॉन्सेप्ट बेस है। ये कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले बता दूं, देखिए लिमिट का कुछ बातें हैं जो आपको पता रखनी है। लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है। नंबर 1, कभी भी किसी फंक्शन की डिफरेंट लिमिट नहीं आ सकती। लिमिट ऑलवेज यूनिक। नंबर 2, लिमिट ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल। लिमिट हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यूनिक आएगी। अगर डिपेंड करेगी तो वो चीज बदलेगा, तो फिर लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। तो लिमिट डिपेंड नहीं करती, लिमिट हमेशा इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वैल्यूज। तो देखिए इसको शॉर्ट तरीका तो यही है कि भाई लिमिट दी है, लिमिट पूछी गई है आपसे z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z। अब आपको पता है z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम इसको x और y में बदल लेते हैं। x, y टेंड्स टू 0 0। भाई ये ऐसा क्यों लिखा कि z 0 तभी होगा जब x भी 0 और y भी 0 होगा, जिसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक, इसे भी बदल लेता हूं, x माइनस आई वाई, हमने मॉड z को लिखा और ये लिखा x प्लस आई वाई। एम राइट? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से चूज करते हैं कोई भी एक पाथ, कोई भी एक कर्व जिसके अलोंग हमें यहाँ लिमिट फाइंड करनी है। तो मैं लेट कर रहा हूं, मैंने कुछ भी एक मान लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज एक कर्व मान लिया, कुछ भी एक लाइन मान ली कि इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। तो एक लाइन मान ली मैंने, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। तो देन हमारी जो लिमिट हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये क्यों माना, क्योंकि हम 2 वेरिएबल पे लिमिट नहीं निकाल पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1 वेरिएबल पे है, निकाली जाती है। बट यहाँ कैसे निकालेंगे कि हम कर रहे हैं क्या, y की जगह mx रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा फंक्शन 1 वेरिएबल पे चेंज हो जाएगा। तो हमारी लिमिट भी x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि y की जगह x के टर्म्स आ गई हैं, तो ये हो जाएगी, देखिए x माइनस आईटा एम एक्स अपॉन x प्लस आईटा एम एक्स। x ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा क्या, 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम। तो देखिए अब x रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम। अब ये देखिए आप, अब ये m पे डिपेंड कर रही है लिमिट। मतलब m पे डिपेंड का मतलब सर, क्योंकि देखिए y बराबर mx लिखा है, अब मैं y बराबर m की जगह 2x ले लूं, 3x ले लूं, 4x, मतलब लाइन ले लूं कुछ भी, तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से लेस हो रही है, फिर 1 पे ऐड हो रही है। तो y इक्वल टू 2 रखूंगा तो यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, 3 रखूंगा m की जगह तो कुछ और आ जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर 2x रखा, मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3x रखा तो m कुछ और। तो कहने का मतलब है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन m, मतलब m पे डिपेंड, मतलब ये इस कर्व में कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। और हमें लिमिट के बारे में मैंने बोला 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, लिमिट ऑलवेज यूनिक। नंबर 2 कि क्या, लिमिट डज नॉट डिपेंड एनी कर्व, लिमिट कभी भी कर्व पे डिपेंड नहीं करेगी। और ये कहीं ना कहीं कर्व पे डिपेंड कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस कर्व में, क्योंकि m की वैल्यू जैसी बदलेंगी लिमिट अपनी वैल्यू बदल देगी। तो ऐसे केस में बोलेंगे कि जो लिमिट है वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे में उसकी लिमिट नहीं निकाली जा सकती जो खुद डिपेंड है किसी पे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आते रहेगी और लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। अच्छा, अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से ज्यादा बेटर और समझा पाऊंगा आपको। देखिए ये हमारा प्लेन है, अब आपको पता है ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। आपको ये भी पता है भाई x एक्सिस में y की जो वैल्यू होती है वो 0 और y एक्सिस में जो x की वैल्यू होती है वो 0, ये पता है। अब हमें z टेंस कर रहा है 0 की तरफ को,
तो या तो x की तरफ से कर सकता है या y की तरफ से, दोनों में से किसी एक की तरफ से टेंस कर सकता है। अभी हमने लिया y बराबर mx, कोई भी लाइन से आ रहे थे हम इधर, ठीक। अब मैं एक्सिस के थ्रू आ रहा हूं, तो देखिए दो केस बनाऊंगा मैं। फर्स्ट केस में करता हूं कि z टेंस टू 0, z 0 की तरफ को जा रहा है अलोंग, कहां से, x एक्सिस, x एक्सिस है, मतलब दैट इज वहां y क्या होगा, 0। भाई यहां से जा रहा है मैंने कहा, तो देखिए बहुत सिंपल है यहां से। तो जब मैं z टेंस टू 0 अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के ऊपर चल रहा है, तो y 0 होगा। तो जहां जहां z है, देखिए जहां जहां z टेंस करेगा, अब इसकी जगह कौन टेंस करेगा, x टेंस करेगा। क्यों, क्योंकि वो x में चलता हुआ जा रहा है, तो x से 0 की तरफ को जा रहा है, ये 0,0, ठीक। और जहां जहां z की वैल्यू x प्लस आई वाई रखी जाती थी, अब z की वैल्यू क्या रखी जाएगी, केवल x। क्यों, क्योंकि y क्या है, 0। सिमिलरली z बार की जो वैल्यू अभी तक x माइनस आई वाई रखी जाती थी, अब z बार की वैल्यू रखी जाएगी क्या, x। क्यों, क्योंकि y 0 है। तो देख लेते हैं लिमिट निकाल के, लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z, ये चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 z बार की जगह x, नीचे x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया 1, और लिमिट आ गई 1। किसके थ्रू, जब हम x एक्सिस के थ्रू गए तो 1 आ गई। अब अगर मैं सेकंड केस लूं, भाई सर 0 पे जाने का जरूरी नहीं है ये रास्ता हो, सर मैं इस वाले रास्ते से आना चाहता हूं, तो हमने बोला ठीक है कोई नहीं, एज योर विश, आप z टेंस टू 0 जाएं, अलोंग किसके जाएं, अलोंग y एक्सिस के जाएं। तो सर ठीक है, हम y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो y एक्सिस के अलोंग x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। आपको पता रहना चाहिए x 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको पता है y एक्सिस जाने में x 0। अब यहां से ऐसे उतर रहे हैं इधर को, तो देखिए, तो जब हम किसी भी रास्ते उतरे लिमिट तो सेम आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आती है, यहाँ से लिमिट आई है 1, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसे सेम वही z टेंस टू 0, अब क्या होगा, y टेंस टू 0, क्योंकि y की तरफ से जा रहा है, क्योंकि y की तरफ से जा रहा है। और साथ ही जहां हम z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई की बात कर रहे थे, अब z इजिकल टू किसकी बात करेंगे हम, प्लस के आई वाई, क्योंकि x 0 हो चुका है। इसी तरह से z बार होता था x माइनस आई वाई, तो x 0 हो चुका है, तो z बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई वाई। तो अब लिमिट जो हमारी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, अब जो लिमिट हमारी हो जाएगी z टेंस टू 0 z बार अपॉन z, जो हमारी लिमिट थी वो हो जाएगी क्या, लिमिट y टेंस टू 0 और z बार की जगह आ जाएगा माइनस आईटा y अपॉन आईटा y। आईटा y से आईटा y कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 -1, और आ गया -1। तो देखिए इस पाथ के अलोंग गए, y एक्सिस के अलोंग गए तो -1 वैल्यू आ रही है, x एक्सिस के अलोंग गए तो 1 वैल्यू आ रही है। लिमिट क्या आ रही है, नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। और लिमिट यूनिक नहीं आती तो क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था हमारा पूरा, ये शॉर्ट मेथड था कि 1 कर्व से ही काम चल जाए, डिपेंड कर रहा है। अगर नहीं है तो 2 अपनी तरफ से कुछ भी कर्व मान सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, y इक्वल टू 3x ले सकते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन आपका जैसा पूछा हुआ है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको ये करके दिखा दिया। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा नॉट 0, नॉट 1, नॉट आई इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 क्वेश्चन है। ये दिया है लिमिट फाइंड करनी है दिस फंक्शन की। तो देखिए इसमें आपको मैं 2 बातें बता दूं। क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि z की वैल्यू रखने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि फंक्शन इस तरीके से कोई ब्रेकिंग फंक्शन नहीं है कि इस पे वैल्यू ये, इस पे वैल्यू ये। अगर ये 2 चीज नहीं हो रही है, कौन सी बोली सर ने, अगर वैल्यू रखने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या नॉट डिफाइन ना हो फंक्शन। कैसे, क्योंकि अगर अपन अपॉन में
अगर अपॉन में इस तरीके से आ जाता, कोई वैल्यू रखने पर 0 बन जाता अपॉन में, तो क्या हो जाता, अनडिफाइन हो जाता, या ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू रखने में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ इस तरीके की फॉर्म बनती, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को थोड़ी दूसरी तरीके से करते, तो और वो हम नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाले हैं आपको। उस तरीके क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दे रखा है मैंने अभी आपको। तो क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1 प्लस आई, और डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल दिया है, और पॉलिनोमियल तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे ऐसे उसमें। तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू रखने में क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, 23 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है, लिमिट बोला है z टेंड्स टू 1 प्लस आई z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 10। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस आई और प्लस 10। वैल्यू करें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू, प्लस 2i माइनस 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 5 प्लस आई एंड 10। देन दिस आर कैंसिल, ये आ गया 5 और ये माइनस 5i आएगा, तो ये आएगा 2i माइनस 5i मतलब 5i प्लस 3i आपका आंसर हो गया। ध्यान रहे दो बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है कि फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, या किसी फंक्शन में कोई पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो सेम यही क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है फंक्शन तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे z की। और 24 जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझको बताएंगे कमेंट करके कि सर आंसर हमारा ये आया। और जैसे जितने ज्यादा आंसर होंगे उतनी जल्दी ही इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। और ध्यान रहे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आ रहे हैं, पर ये सभी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के पेपर से आपके लिए गए हैं, जो 2016 से पहले जो ईयर वाइज होता था वहां से आए थे। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इन क्वेश्चन को एक बार आप घर पे कर लें और वीडियो को अपने हर एक क्लासमेट्स के पास या अपने जितने भी BSc 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन पे शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जल्दी, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, जल्दी वीडियो आते रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।